गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आज 14 नवंबर है और बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। और जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को भी बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ते रहो। ठीक साहू जी? चलिए आज हमारा जो एक नया पोर्शन है खंड डी फिजिक्स का, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। खंड डी ना, जिसमें से हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी। क्या जी? ये है प्रकाशिक यंत्र। क्या है ये? प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, ठीक है जी। कि प्रकाशिक यंत्र क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें आपके बुक जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपको जो है पहले भी मानव का नेत्र दिया होगा, आप देख सकते हैं, दिया है ना मानव नेत्र। ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया, ये है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर समझना है तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं मानव नेत्र के बारे में। आप लोग बायोलॉजी वाले हैं अधिकतर बच्चे, है ना, तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि मानव नेत्र क्या है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, ये सभी आप जो है जानते हैं। मायोपिया क्या है, ये सभी आप जो है जानते हैं। तो हम जो है आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दर्शन कोण। क्या पढ़ेंगे? विजुअल एंगल, ठीक है। दर्शन कोण, कि दर्शन कोण होता क्या है, ठीक है। तो देखिए दर्शन कोण क्या होता है, विजुअल एंगल कहते हैं इंग्लिश में इसको। किसी वस्तु द्वारा, किसी, मेरे साथ बोलते चले, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित अर्थात बनाए गए कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित या बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है। आ रहे समझ? जैसे आप लोग जो है, आप लोग की आंखों में मेरा एक एंगल बन रहा है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर मैं आपके आंखों के नजदीक रहूंगा, मान लीजिए अगर वस्तु आपके आंखों के नेत्र के पास रहेगा तो कोण बड़ा बनेगा कि छोटा, बताइए। हाँ, यदि वस्तु क्या हो, पास हो तो कोण बड़ा बनता है, वस्तु अगर दूर हो तो छोटा बनता है। याद रहेगा, ठीक है। दर्शन कोण जो होता है, दर्शन कोण कैसे बनता है मैं फिर से बता रहा हूँ। यदि वस्तु पास है तो बड़ा दर्शन कोण बनेगा, यदि वस्तु दूर है तो छोटा दर्शन कोण बनेगा। आ रहा है समझ में? आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया सर। जैसे आप लोग दूर की वस्तु को देख रहे हैं, आप दूर की वस्तु को भी ऐसे छोटा एंगल बना के देख लेते हो, देखते हो कि नहीं? आप लोग मुझे ही देख लो, इतना छोटा मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग को अगर मैं देखूं इतना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दर्शन कोण क्या है, तो नेत्र पर बने, निर्मित या बनाए गए कोण को क्या कहा जाता है? दर्शन कोण कहते हैं। समझ में आया? यदि वस्तु पास है तो बड़ा दर्शन कोण, और यदि वस्तु दूर है तो छोटा दर्शन कोण। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप सभी जानते हैं आपकी आंखों में कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस लगा है। ये आपकी आंखों का लेंस है, ये आई है। क्या है ये? आई। ठीक, क्या हुआ? हाँ? ठीक, ये वस्तु है और आप जानते हैं वस्तु जो है, वस्तु इस केंद्र पर बनाएगा, ये यहाँ पर एक कोण बना रहा है, वस्तु ए बी है, ठीक है, समझे। यहाँ पर जो निर्मित दर्शन कोण है इसको हमेशा याद रखना अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है? प्रतिबिंब, आई, प्रतिबिंब मान लेते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके द्वारा निर्मित इस सेंटर पर दर्शन कोण को आपको क्या कहना है? बीटा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। वस्तु के द्वारा निर्मित जो दर्शन कोण होगा उसको अल्फा, हमेशा अल्फा ही बोलना है। प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण को क्या बोलोगे? बीटा बोलोगे। याद रहेगा? याद रहेगा ना? ये आपकी आंखों का लेंस है, उत्तल लेंस। आपके चश्मे का भी लेंस ही उत्तल है, पता है आपको?
अगला यहाँ पे हम देखते हैं आवर्धन क्षमता क्या होता है, यहीं पर समझिएगा। आवर्धन क्षमता, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बीटा बाई अल्फा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है यहाँ पर? बीटा क्या है आप बताइए साहब जी? प्रतिबिंब, इमेज। क्या है ये? इमेज का दर्शन कोण है। और ये किसका दर्शन कोण है? ऑब्जेक्ट का। तो डेफिनेशन क्या होगी आवर्धन क्षमता की? प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। बोलो कठिन है? बोलो। नो से नहीं समझे? नो से हो रहा है। एक बार और बताऊं क्या? नहीं। प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के लिए जो दर्शन कोण होता है, सूक्ष्मदर्शी के लिए जो दर्शन कोण होता है वो कब होता है? जब वस्तु क्या हो जी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक है, याद रखेंगे। मैंने क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी आप लोगों ने देखा है? सूक्ष्मदर्शी के लिए दर्शन कोण क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी के लिए दर्शन कोण, सूक्ष्मदर्शी के लिए वस्तु का दर्शन कोण क्या होगा? या सूक्ष्मदर्शी के लिए अल्फा का दर्शन कोण क्या होगा? अल्फा मतलब वस्तु का दर्शन कोण। तो सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा? तो आप याद करें, जब मैं आपको जब आपको पढ़ा रहा था लेंस, याद आ रहा है? तो मैंने बोला था ये छठवां पोजीशन किसके जैसे बनेगा? सूक्ष्मदर्शी पर काम आएगा। क्या बोला था? हाँ, याद आ रहा है आप लोगों को? याद रखना, सूक्ष्मदर्शी पर दर्शन कोण कब बनता है? जब वस्तु हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। सूक्ष्मदर्शी पर दर्शन कोण कब बनता है? जब वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। तो सर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? आप 25 सेंटीमीटर की वस्तु को अच्छे से देख पाते हो। अगर यही क्या है? यही क्या है जी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब आप 25 सेंटीमीटर में रखी वस्तु को बहुत अच्छे से देख पाओगे। आप यहाँ पे मैं रख दूं ना आपकी आंखों में, बताओगे क्या दिख रहा है? तो आप नहीं देख पाओगे अच्छे से। नहीं समझे? नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोला? ये देखो, ये चौक दिख रहा है, आंखों के पास रख दिया, दिख तो रहा है ये चौक है, लेकिन आपके आंखें में जो है बहुत ज्यादा प्रेशर होने लगेगा। ये क्या है समझ नहीं। और इसको दूर रखो ना, दिखाई दे रहा है। समझे? नहीं समझे? आया समझ में जी? आप पास की रखी, आप खुद प्रैक्टिकल करो। चलो उसको सामने रखो, पास रखो ना, आंखों पास रखो और पास रखो। अच्छे से दिख रहा है क्या? आप उसको थोड़ा दूर लेकर जाओ, अच्छा दिखेगा। दिखाई दे रहा है? समझ में आया आपको? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर आपसे कोई पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए? समझ आया कि नहीं? इसको लगाइए तो। चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी। क्या देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी। कितने बच्चों ने सूक्ष्मदर्शी देखा है? वेरी गुड। आप नहीं देखे हैं किट्टू? माइक्रोस्कोप नहीं देखे हो? ऐसे रियल में नहीं देखी, लेकिन फोटो में देखी। रियल में सच में नहीं देखी। सूक्ष्मदर्शी नहीं देखी हूँ रियल में। माइक्रोस्कोप हाँ, ड्राइंग बनाई हूँ लेकिन उसको नहीं देखी। और कितने लोग नहीं देखी हो जी अभी तक? आप 12वीं की विद्यार्थी हैं और आपको अभी तक आपने माइक्रोस्कोप नहीं देखा है। ये देखो, ये नहीं देखी? रियल में नहीं देखी हूँ। 11वीं में प्रैक्टिकल हुआ? नहीं। 11वीं में प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ? नहीं। 10वीं में? नहीं। 9वीं में? बहुत तकलीफ की बात है। आपको मैं दिखाऊंगा भी माइक्रोस्कोप। यस। ठीक है, लेकर आऊंगा एक दिन। ठीक है, रुको। ठीक है ना? नहीं ठीक है, लेके आऊंगा एक दिन। ठीक है, माइक्रोस्कोप लेके आऊंगा भाई। अब आप लोग देखे नहीं हो तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी उसे कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है तो सुनिएगा। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम पास रखी वस्तु को
बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। आप लोग देखते हो कि नहीं, सूक्ष्म वस्तुओं को भी आप अच्छे से देख पाते हो कि नहीं, छोटी छोटी वस्तुओं को आपके हाथ में पैर में अगर कुछ बैक्टीरिया कुछ जीवाणु हो उसे आप अच्छे से देख सकते हो कि नहीं। आप लोगों ने स्लाइड का प्रैक्टिकल किया होगा, बनाए होंगे कि नहीं। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं को आप क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। समझ में आया आप लोग को, ठीक है, आया जी। सूक्ष्मदर्शी का हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी कितने लोग देखे होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप आपने नहीं, बताइए कितने, इतने ही लोग देखे हो बस सरल सूक्ष्मदर्शी। और बाकी लोग क्या करने जाते हो तो स्कूल में, आप नहीं देखी था वरना सरल सूक्ष्मदर्शी कब देखी हो, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं, इसको देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोगों ने नहीं देखा है। आप लोग को अगर मन में ऐसा लग रहा होगा कि आपके टीचर आपको स्कूल में कितना बड़ा स्टैंड वाला एक माइक्रोस्कोप कराते, जिसमें स्लाइड वाइड बनाकर दिखाते थे, ठीक है, जिसमें ऐसे उसको घुमाते थे, ऐसे उसको देखते थे, अगर उसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहे हैं, यदि आपको टीचर ऐसे बताए तो गलत है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है, ठीक है, वो दूसरा माइक्रोस्कोप है। सिंपल कौन सा होता है? सिंपल को कहते हैं रीडिंग लेंस होता है, रीडिंग लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप कोई बड़ा डिवाइस नहीं है, जैसे आप लोग कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है, छोटी छोटी वस्तु, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक रीडिंग लेंस आता है या उत्तल लेंस रहता है, उसको आप ऐसे रख के उसको पढ़ते हो। एक इस प्रकार के हैंडल लगा रहता है उसमें, इस प्रकार का रहता है, ये देखे हो, ऐसे हैंडल लगा रहता है, उसको ऐसे देखते हो, इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, देख चुके हो, लेकिन आपके मन में इतने दिन तक तो यही था ना कि यही ये जो आप स्कूल में करते हो सिंपल माइक्रोस्कोप है। नहीं हाँ, आपको पता था, फिर हाथ क्यों खड़ा किया था, पता तो चलो ठीक, किसको किसको पता था कि इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं करके, किसी को नहीं पता था, सिर्फ साइंटिस्ट को छोड़ के। वेरी गुड साइंटिस्ट, ठीक है। देखिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप इसको रीडिंग लेंस कहते हैं, या आप नॉर्मली लैंग्वेज में इसको उत्तल लेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उत्तल लेंस कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये लेंस है, कौन सा लेंस है कोई बता सकता है, उत्तल लेंस, ठीक है। आप जानते हैं जब या अगर कोई वस्तु, जो वस्तु होती है, ये प्रकाश केंद्र है, ये प्रकाश केंद्र है, मतलब समझो, ठीक है। जब वस्तु क्या होता है, प्रकाश केंद्र से, जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से जाती है तो सीधी निकल जाती है, आपको पता है ना। और जब किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो भी फोकस से होकर गुजर जाती है, आप बात सबको पता है। क्या ये किरणें कहीं पर मिल रही हैं, नहीं। तो इसको अगर हम आगे पीछे खिसकाते हैं, इस तरीके से हमने इसको पीछे खिसकाया, ये वस्तु है ए बी, या ओ मान लीजिए, ए बी ले लो, ऑब्जेक्ट है ये, और ये क्या है, इमेज, ठीक है। ये क्या है, ये इमेज ए डेज, और ये क्या है, बी डेज, ठीक है। समझ में आया, समझे चित्र कैसे मैंने बनाया है, समझ गए आप लोगों ने। दूसरा बात, यहाँ पे एक बात याद रखना, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको मैंने बताया था, जब प्रतिबिंब बनाने को सिखाया था, तो इसका सिद्धांत मैंने आपको सिखाया था कि प्रतिबिंब वाले का, उत्तल लेंस का 6वां पॉइंट याद आ रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु रखी हो, ठीक है, हाँ, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उसको क्या कहते हैं हम, ये उसका सिद्धांत है। वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो तब ये सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है, जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखी हो, वो उस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। देखिए, हम इस वस्तु के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके बराबर में है ना, देखो है ना,
इस पॉइंट को हम सी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सी। अगर हम इस लाइन को हम मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। मिल रहा है कि नहीं? और आप जानते हैं वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण क्या होता है? अल्फा। और प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण क्या है? तो ये देखिए ए डेज बी डेज ये वाला है ना? तो ये है प्रतिबिंब द्वारा, ये बीटा होगा, ये पूरा, और ये छोटा वाला क्या होगा? अल्फा। बोलो समझ में आया? नहीं आया? आ गया? तो आप समझ सकते हैं इजी है कि हार्ड है? इजी है कि नहीं? प्रतिबिंब से वक्रता प्रकाश केंद्र तक के बीच की दूरी या न्यूनतम उसकी जो दृष्टि है उसे हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। यहाँ से लेकर ये न्यूनतम दूरी है, इसे हम डी मान लेते हैं। और ये वस्तु है तो इसे हम यू मान लेते हैं। ठीक है, इसकी दूरी को यू मान लेते हैं। अब चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके इधर को मिटा दूं। आवर्धन क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवर्धन क्षमता। m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा, ये होता है m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। आप जानते हैं यदि कोण अत्यंत छोटा है तो क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है थीटा के, आप जानते हैं ये आपने ये पढ़ा है कि sin थीटा बराबर होता है थीटा के, आपको पता है ना? ठीक है, यदि कोण अत्यंत छोटा हो, क्या हो? तो sin थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, ये तो आपको पता है। तो tan थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है। tan जीरो मतलब क्या होता है? tan जीरो का वैल्यू क्या होता है मैथ वाले? tan जीरो का वैल्यू 1 होता है। हाँ, क्या पढ़ाई है जी आपका? tan थीटा का मान 0 कब होता है बोल रहा हूँ, सॉरी क्या होता है tan जीरो का मान? तो 1 बोल रहा हूँ। tan जीरो का मान 1 होता है, याद करके रखा करें। और sin जीरो का मान क्या होता है बताओ तो ये भी? ठीक, 0। तो sin जीरो का भी 0 होता है और tan जीरो का भी 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक नहीं होता। अब यहाँ पे हम tan थीटा लेंगे, sin थीटा क्यों नहीं लिए? कोई बता सकता है? सर tan थीटा उसमें ऐसा होता है। और कोई रीजन? सर इसमें आधार और लंब tan बीटा बाई tan अल्फा, ये आप लोग के लिए वर्क है, पता करके आना। ये बता दो, बताओ। चलो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अब बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, tan बीटा और tan अल्फा, ठीक है, आपको बता देख तो मुझे बता दीजिए। नहीं, आप ही पता करके आएंगे। ठीक है, आप सभी। ठीक है, आप बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, क्या कर्ण बटे लंब, आधार क्या होता है बताओ? लंब बटे आधार, यही होता है। तो यहाँ पे बीटा कौन है? ये है, ये वाला एंगल पूरा बीटा है, इसका लंब कौन होगा बताइए? बीटा का वैल्यू लिए है ना? एक मिनट, चित्र गलत बना दिए हैं क्या? चलिए ठीक है, चलिए देखिए, ये tan बीटा है, ये है ना, ये तो लंब सामने वाला क्या होगा? लंब होगा ए बी, और इसका आधार होगा ओ ए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए। ठीक है समझ में?
दूसरा बात आगे देखिए, टेन अल्फा, ये टेन अल्फा है, तो ये टेन अल्फा ये वाला वैल्यू, तो इसका लंब कौन होगा, ए डेश सी, क्या हुआ, ए डेश सी, और इसका आधार होगा ओ ए डेश। समझ आया? सर बीटा तो प्रतिबिंब के लिए था ना? हाँ था, लेकिन वो यहाँ पर इसके सामने, इसका सामने जो एंगल बन रहा है वही तो उसकी उसका लंब होगा ना। ये इसी में सभी कोण आ रहे हैं ना इस ट्रायंगल में, आप ध्यान देखिए ना, सभी ट्रायंगल आ रहे हैं कि नहीं। तो tan बीटा बराबर जो ये कोण है तो सामने वाला लंब होगा और ये उसका आधार होगा, और इसके लिए ये वस्तु के लिए क्या होगा, ये ए डेश और सी, और ओ ए डेश इसका आधार होगा। समझ गए? यहाँ पे जो ए बी है इस ए डेश सी से कैंसिल हो जाएगा, ये जो ए बी है ए डेश सी के लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। होगा कि नहीं होगा ना? देखो ये दोनों बराबर है, मैंने कहा था, और जानते आमने सामने कि अगर भुजा बराबर है तो बराबर होते हैं सभी, बताया था ना इसके पहले। ओ सी में याद करो हम जब बनाते थे, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कैंसिल होंगे। ए बी यहाँ साइड में लिख लेना, ए बी बराबर है ए डेश सी के, तो ये ऊपर चल देगा एम, तो ये होगा ओ ए डेश और ये होगा ओ ए। ओ ए डेश क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, और उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, डी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को आपने क्या लिया है, डी। तो यहाँ पे माइनस डी चिन्ह परिपाटी से, यस सर। और ये यू तो माइनस यू, इसको डायरेक्ट हम प्लस ही लिख देते हैं क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ यही तो फाइनल सूत्र है और क्या। ठीक है, आया समझ में? छोटा सा है ना, है कि नहीं, इजी है। इसमें कंडीशन एक ये होता है कि यदि वस्तु अनंत पर है, अंतिम प्रतिबिंब क्या है, यदि अनंत, अंतिम प्रतिबिंब यदि अनंत पर है तो वस्तु कहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो वो फोकस पर बनेगा। भाई आप सभी को पता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पर है, तो वस्तु कहाँ पर बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। ये सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, ठीक है ना, कठिन है क्या, नोट करो। दूसरा हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसे आप लोगों ने देखा है, ठीक है। आपके स्कूल में कौन सा माइक्रोस्कोप है, अगर आपको पूछा जाए तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। कौन सा सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यदि हम बात करें तो इसमें दो लेंस होते हैं। एक वस्तु के पास होता है एक लेंस, और एक नेत्रिका के पास होता है जहां से आप देखते हैं, होता है कि नहीं, जिससे आप उसको एक ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। एक लेंस को रिमूवल लेंस होता है, मतलब मूवेबल लेंस होता है, मतलब इधर से उधर क्या होता है वहाँ मूव करता है कि नहीं, देखे हो कि नहीं उसको। और एक लेंस होता है जो फिक्स होता है ना। तो चलिए, इसका जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ये पूरा का पूरा बेस्ड है उसके फिगर पर। अगर आप उसके फिगर को समझ जाएंगे तो आपको सब बनाना आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक लेंस मान रहे हैं ए, ये देखिए एक लेंस है, यहाँ पर एक वस्तु हमने रखा है, वस्तु ए, और ये बी। एक प्रकाश की किरण इस तरीके से यहाँ पर आई और प्रकाश केंद्र से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से जो है आप जानते हैं द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाता है। यहाँ पर इनका आपने प्रतिबिंब बना, समझे, उसको हमने ए डेज और बी डेज माना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर एक और जो है बड़ा, यहाँ पर एक हम लेंस मान रहे हैं जिसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाएगा, ऊपर जो है छोटा बड़ा नहीं। देखिए मेरा ऊपर में लेंस छोटा हो गया, ठीक है ना, आप लोग बढ़िया ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है शौर्या, ये और ये प्रकाश की जो किरण है इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, यह अभिदृश्यक लेंस। इस प्रकाश की किरण को आप इस तरीके से इधर मोड़ दीजिए। ठीक है, आरे समझो, आगे मुड़ गई, और आप क्या कीजिए, यहां से एक रेखा ड्रॉ कीजिए। ठीक है,
आ रहा है समझ में जी। और यहाँ पे एक और इमेज बनेगा, जब इसको आप पीछे खिसकाते जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं जब इसको आप क्या कर रहे हैं पीछे खिसकाते जाएंगे तो इस पॉइंट पर आपको एक और ये क्या किरणें कटेंगी और आभासी प्रतिबिंब आपको यहाँ पे मिलेगा A डबल डेज और ये है B डबल डेज, ठीक है। इस वस्तु को हमने यहाँ पे मान लिया, इस पॉइंट को हमने C नाम दिया और इसके लिए यहाँ पर वस्तु का जो दर्शन कोण है वो अल्फा है और इसका जो दर्शन कोण है वो क्या है, बीटा है, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पर इसकी जो न्यूनतम, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है पहले बताइए, किसी को बताइए। और उसकी न्यूनतम दूरी हमने क्या मान लिया, वहां पे उसकी दूरी क्या है वहां तक d है और वस्तु की वहां तक क्या है u है, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक बताइए किसी कोई समस्या। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जब आप इस प्रकार के लेंस आपने देखा होगा, माइक्रोस्कोप जिसको आप कहते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पर वस्तु रखा होता है, छोटी छोटी, देखिए छोटी वस्तु का प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बन रहा है। तो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। समझ में आप लोगों को, छोटी से भी छोटी वस्तु को देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आया बात समझ में आप लोगों को। देख लीजिए यहाँ पर 2 बार प्रतिबिंब बना है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ठीक है, याद रहेगा। तो अब हम यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता की गणना करेंगे, ये पेपर में आता है, याद रखिएगा, m की गणना। तो आप जानते हैं हम लिखते हैं m इक्वल्स टू बीटा बाई क्या लिखते हैं, अल्फा। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रतिबिंब का दर्शन कोण, और फिर m इक्वल्स टू tan बीटा बाई tan अल्फा। आप देखिए ध्यान से समझिएगा ना, यहाँ पे ये tan बीटा है और सामने वाला बीटा है और उसका इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो ये थीटा, तो थीटा का सामने वाला क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब होता है, लंब बटे आधार। तो A डबल डेज B डबल डेज और क्या होगा, आधार क्या होगा उसका, EA डबल डेज, EA डबल डेज। ये देखिए है ना, ये थीटा है, बीटा है, तो बीटा का सामने वाला ये लंब हो गया और ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं A डबल डेज B डबल डेज बाई EA डबल डेज। और tan अल्फा, ये क्या है, tan अल्फा, इसका जो ये tan अल्फा है, तो ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, यही चीज का आधार हो जाएगा। तो A डबल डेज C और बाई EA डबल डेज, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, EA डबल डेज। तो यहाँ पे क्या बचेगा, A डबल डेज B डबल डेज और ये A डबल डेज C। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, A B का गुणा करने पर, क्यों करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए, क्या क्यों करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए। तो A B का गुणा करेंगे, ये A B और नीचे में A डबल डेज C मल्टीप्लाई A डबल डेज B डबल डेज, और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे में आपको A B का भाग भी करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। A डेज B डेज का गुणा आपने क्यों किया है, सॉरी A B का किया हूँ क्या, A B का नहीं, A डेज B डेज का गुणा कीजिए, किसका, A डेज B डेज का, A डेज B डेज का गुणा कर रहे हैं यहाँ पे और उसका ही क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। क्यों करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए। आ रहे हैं समझ में। ये जो A डबल डेज C है, ये जो A डबल डेज C है, ये इस वस्तु के बराबर है A B के, है कि नहीं। तो क्या उसको मैं A डबल डेज C को A B लिख लूं, इसको A B लिख लूं, इसको क्या लिख लूं मैं, A B। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा A B। समझ में आया, नहीं आया। देखिए A डबल डेज C इस वस्तु के बराबर है, तो उसको मैं सीधा क्या लिख दे रहा हूं, यहाँ पे A B लिख दे रहा हूं। A डेज B डेज A B, आप ध्यान से देखिए, A डेज B डेज A B, ये क्या है, क्या है, देखिए क्या है, A डेज B डेज बटे A B। आवर्धन क्षमता है किसके लिए,
वस्तु के लिए, अभिदृश्यक के लिए क्या है कि नहीं? देखिए ए डेज बी डेज और ये ए बी, ये क्या है? ये वस्तु का रैखिक आवर्धन है। क्या है ये? रैखिक आवर्धन। आ रहे समझ में? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एम ओ वस्तु के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एम ओ मल्टीप्लाई ए डबल डेज बी डबल डेज ए डेज बी डेज, ये किसके लिए है? प्रतिबिंब क्या है? किसका है ये? ए डबल डेज बी डबल डेज ए डेज बी डेज, ये किसके लिए है? नेत्रिका से है वो। तो इसको आप क्या एम एम ओ और ये क्या हो जाएगा? ये छोटा सा एम ई। समझ में आया? आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? शुरू से बोलूं? देखिए एम की गणना करेंगे, टेन बीटा टेन अल्फा, बीटा का मान यहाँ से हम निकालते हैं ए डबल डेज बी डबल डेज, यहाँ तक समझ गए? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर हमें वैल्यू प्राप्त हुआ ए डबल डेज सी, ये ए बी के बराबर ए बी लिखा, ए डेज बी डेज का हमने गुणा कर दिया है, तो गुणा कर देंगे तो एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में? अगर आपको खाली ये पूछ दें कि नेत्रिका का आवर्धन क्षमता और अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता या रैखिक आवर्धन की आप गणना कीजिए, तो आप यहां तक निकालिएगा। ठीक है, लेकिन आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता की गणना कीजिएगा बोलेगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए गणना कीजिएगा। तो इसके बाद, इस लाइन के बाद नीचे से चालू कीजिएगा, इसको नहीं लिखना है बीच में। समझे कि नहीं मैंने क्या कहा? आपको पूछेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए, तो आप सीधा क्या करेंगे? वहां से चालू होंगे। लेकिन अगर आपको पूछे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक का रैखिक आवर्धन और नेत्रिका के रैखिक आवर्धन के गुणनफल होता है, उसके लिए गणना करो, तो आपको ये लिखना है रैखिक आवर्धन और नेत्रिका का रैखिक आवर्धन के गुणनफल अगर पूछेगा तो आपको यहां तक बनाना है। लेकिन आपको सीधा पूछे कि आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या कीजिए? आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए, तो सीधा ये पॉइंट लिखने के बाद ये नहीं लिखना है बीच का। ठीक है, आ रहे समझ में? इसके बाद आपको क्या करना है? अलग बनाइएगा। ठीक है जी, तो चलिए मैं इस इधर थोड़ा सा ये बोर्ड खराब है, ठीक है ना, तो उधर ही बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को रोक के उसको जो है आप बाद में बना लीजिए, आपकी बुक में बना हुआ है वैसे भी। ठीक है, इधर को मैं मिटा दे रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत पड़ता भी। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए छोटा सा यहाँ पे चित्र बनाने का प्रयास किए हैं हम। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ए डेज बी डेज और ये ओ, ध्यान देखिएगा ना, ध्यान दीजिएगा। ये ठीक है, ये ए डेज बी डेज ओ, ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। किसके समरूप है? ए बी ओ के, ए बी ओ के, इसके क्या है? यह समरूप है। ए बी ओ के क्या है? ये वाला त्रिभुज ए डेज बी डेज और ये ओ क्या है? समरूप है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए डेज बी डेज ओ समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और आप जानते हैं यदि वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो उसकी भुजाएं क्या हो जाती हैं? अनुपातिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाते हैं, आपको पता है। तो ए डेज बी डेज बटे ए बी बराबर होगा, देखो ए डेज बी डेज बराबर हो जाएगा इस भुजा के जो उसके लंब है ए और बी के, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? होंगे ना। और क्या होंगे? उसका आधार क्या हो जाएगा? ओ ए डेज और ओ ए डेज और ओ ए। समझ में आया? आया कि नहीं? यहाँ पे लिख रहा हूं ओ ए डेज बटे ओ ए। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे ए डेज बी डेज और ए बी ये क्या है? आपस में लंब है, तो समरूप है, तो उसको लिखते हैं उसको जो लंब है उसको। और आधार क्या हो गया? ओ ए डेज और ओ ए। समझ में आया? ठीक है, इस पॉइंट को आप समीकरण 1 दे दिए रहेगा। ठीक है, ये समीकरण 1 है। ये यहाँ तक किसी कोई समस्या बताइए। अब एक और त्रिभुज समरूप है ए डबल डेज बी डबल डेज ई, ध्यान से देखिए ना, ए डबल डेज बी डबल डेज ई और ए डेज बी डेज ई। इसके पहले जो फिगर बना था वहां पे ना, वहां पे अच्छे से देखना,
ए डबल डेज बी डबल डेज ई, ए डेज बी डेज ई, ये क्या है आपस में समरूप है। तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ए डबल डेज बी डबल डेज ई समरूप है त्रिभुज ए डेज बी डेज ई के। अगर ये समरूप हैं तो क्या हो जाएगा ए डबल डेज बी डबल डेज और वो क्या होगा उसका लंब क्या है ए डेज बी डेज बराबर इसकी भुजा, इसका जो आधार हो जाएगा वो क्या होगा ई ए डबल डेज होगा, क्या होगा ई डबल डेज होगा कि नहीं, और इसके लिए ई ए डेज, ई ए डबल डेज और ई ए डेज, ठीक है। यहाँ पे लिखिए ई ए डबल डेज और ये ई ए डेज। यहाँ तो कोई दिक्कत समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप बताइए समीकरण 1 में ए डेज बी डेज ए बी है नहीं, देखो ये देखो ए डेज बी डेज ए बी है ना, ये नहीं, आप उसकी जगह इसको लिखिए ओ ए डेज और ये है ओ ए बराबर ए डेज बी डेज ए डबल डेज बी डबल डेज ए डेज बी डेज, इसकी जगह आप लिखेंगे ये देखिए है ना ए डबल डेज बी डबल डेज ए डेज बी डेज लिखा है ना, उसकी जगह आप लिखेंगे ई ए डबल डेज और ये होगा ई ए डेज। समझ में आया? डेज ओ ए डेज नहीं आ रहा था बनना समझ में, ओ ए डेज ये क्या है उस लेंस से वहां तक का क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। तो उसको क्या ले लेते हो आप भी लिखते हो, क्या लिखते हो भी, और वो जो ओ ए है वो क्या है ओ ए वो वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो माइनस रहेगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी से माइनस हो जाएगा, तो माइनस यू ओ क्यों रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस वस्तु के लिए ये प्रतिबिंब होगा और जब ये वस्तु होगा तो उसके लिए प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर 2 बार आवर्धन होते हैं, ठीक है, समझ में आया। और ये ई डबल डेश यहाँ तक की दूरी की न्यूनतम दूरी को मैंने डी मान लिया था, उसमें लिखा था ना, ठीक है। और ई ए डेश ये ई ए डेश ये वस्तु होगा नेत्रिका के लिए, ये क्या होगा ये वस्तु होगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो ओ ए डेश क्या है मैंने कहा उस वस्तु के लिए प्रतिबिंब है तो भी, ऑब्जेक्टिव के लिए तो भी ओ, और ओ ए क्या है वस्तु ही है तो यू ओ, और इधर चिन्ह परिपाटी से माइनस होगा बराबर, नहीं ऐसे नहीं जी, यहाँ पे एक मिनट रुकिए ना, यहाँ पे हमें क्या करना था समीकरण 1 से गुणा करना था इसको, ठीक है। हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। हाँ क्या करना था यहाँ पे हमें गुणा करना था, ठीक है। तो समीकरण 1 से वहां पे गुणा है तो यहाँ पर भी ये गुणा रहेगा, ठीक है। ई ए डबल डेश देखिए ई ए डबल डेश, तो यहाँ क्या है इसके लिए प्रतिबिंब है उस वस्तु के लिए, समीकरण 1 का गुणा करना, किसको गुणा करना है? सही तो लिखा है, ध्यान नहीं दे रहे हो, साइलेंट। आगे देखिए ई ए डबल डेश, ये ई ए डबल डेश इसके लिए क्या है वह बताइए न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी को आप डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और इस हो रहा है तो चिन्ह परिपाटी से माइनस होगा, क्या होगा माइनस। और ई ए डेश ये ई ए डेश ये क्या है उसके लिए, ये ई ए डेश क्या है वहां पर वस्तु है तो उसको हम यू ई बोलेंगे नेत्रिका के लिए, और वो भी माइनस होगा तो ये दोनों जगह माइनस लगे कैंसिल हो जाएगा, यही इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। समझ में आया? यही आवर्धन क्षमता के लिए क्या है ये सूत्र है। एम की गणना करेंगे यहाँ पर बीटा बाई अल्फा टेन बीटा टेन अल्फा, हम यहाँ पर बीटा और अल्फा के यहाँ पे वैल्यू पुट अप किए हैं और ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। ए डबल डैश सी जो है इस सी के बराबर इस वस्तु के बराबर, इसलिए इसको ए भी लिखे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए बी का गुणा ए डैश बी डैश का गुणा करने पर, तो ए डैश बी डैश का गुणा किए हैं जिसको बैलेंस करने के लिए भाग भी किए हैं। ये रैखिक आवर्धन है, अभिदृश्यक लेंस की अभी रैखिक आवर्धन और नेत्रिका लेंस की अभी आवर्धन क्षमता है, रैखिक आवर्धन हो, ठीक है। तो अगर आपको खाली संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बोले तो सीधा इसको नहीं लिख रहे हैं, इसके बाद सीधा वहां से चालू करना है, ठीक है। और रैखिक आवर्धन अभिदृश्यक लेंस का गणना करो बोलेगा तो आप इस तरीके से कीजिएगा यहीं तक बस। इसके बाद आप देखिए ए डैश बी डैश ओ ए बी ओ, तो यहाँ पे समरूप है
तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी भुजाएं जो है आपस में अनुपातिक होते हैं। तो देखिए अनुपातिक हमने लिखा, समीकरण 1 में मान रख दिया। तो समीकरण 1 में देखिए a डैश b डैश a b, a डैश b डैश a b को आप ये लिख सकते हैं, और a डबल डैश b डबल डैश a डैश b डैश को आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा और इसके वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट अप किया। ठीक है, ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। समझ में आया? इजी है ना? ठीक है, इसका जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको कल दूरदर्शी पढ़ाऊंगा, उसे कंडीशन को आप लिख के आइए। ठीक है, ठीक है, नोट करें।